अपने यहाँ हिंदी में हम बोले तो उसे कद्दू बोलते हैं, पर अगर निमाड़ी भाषा में हम उस चीज को देखें तो उसको कोला बोलते हैं। तो जब वो मैडम ने पूछा तो वो कद्दू बोला तो उनके लिए नया था, पर जब उन्होंने उस चीज को कोला बोला तो सब पहचान गए कि हाँ ये कोला है, मतलब कद्दू है। तो शायद मुझे लगता है कि आप उसी बात को लेकर बोल रहे थे कि अगर हम हमारी भाषा, तो स्थानीय भाषा को जोड़कर अगर अगर बच्चों से जुड़े, शायद आकलन में हमें और सहजता मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कहानी हम बच्चों को करा रहे हैं, मैडम ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है उसमें कि जैसे हम बच्चे को कहानी पढ़ा रहे हैं तो हमने बच्चे को कहानी में बता दिया, हम तो हमारे हिसाब से कहानी बता रहे हैं कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, लेकिन बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है वो डर रहा है, वो सहम रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या है। और अगर हमने बोल दिया कि बेटा कंजबड़ा था, तो वो सेसलिया था, उसकी भाषा में खरगोश को सेसलिया कहा जाता है, तो हम जिस तरह से खरगोश सेसलिया करके उसे समझाएंगे तो आकलन करने में हमें बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। तो क्षेत्रीय भाषा का जैसे मैडम ने बताया कि मॉनिटरिंग के दौरान मैडम को भी ये चीज देखने को मिली, तो ये क्षेत्रीय भाषा भाषा का महत्व बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमको आकलन में बहुत आसानी होती है। जी मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुसार हमको आकलन के तरीके बदलने होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि हम एक ही आकलन की विधि, आपके यहाँ पर जिस विधि से आप आकलन कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर भी सफल हो पाएगी। आपको बच्चों के स्तर पर जाकर उनकी दक्षता को जानते हुए फिर उस दक्षता को सिखाते हुए और फिर आकलन करना होगा। तो आकलन के तरीके हम अपने स्तर पे भी ले सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये भी ध्यान रहे कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। जैसे एक स्थानीय हमारी एक स्कूल थी, वहाँ पर जो कुछ बच्चों को टीचर डिक्टेशन करवा रही थी, तो हिंदी डिक्टेशन में उन्होंने आधे शब्दों का उपयोग किया, जैसे स्कूल है या बल्ब है। तो बच्चे जो आधे शब्द का डिक्टेशन वो लिख रहे थे, तो बच्चे लिखते लिखते स्वयं मैडम हम तो अपनी क्षेत्रीय भाषा की तरफ जा रहे हैं, जो हम बोलते हैं ग्वाल, और वो लोग बोलते हैं गुवाल। तो गुल और बुआल, तो जब उसको लिखने की कोशिश करी तो वहाँ उनको समझ में आया कि हम यहाँ ऊ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हिंदी के जो हम शब्द की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आधे ग शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से जब हम आकलन करते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। तो अब मैं चाहूंगी कि आकलन में क्या संवाद भी हमारे लिए मददगार हो सकता है, संवाद की क्या भूमिका हो सकती में संवाद का महत्व, जब हम संवाद की बात करें, संवाद होता है संवाद आपस में बातचीत। संवाद का सामान्य अर्थ है आपस में बातचीत करना। अब हम बच्चों की बात करें, बिना बच्चों से बातचीत करें हम उनका आकलन कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज आप ले लो, जोड़ घटाओ की बात करते हैं, तो हम जैसे मान लो बच्चों को जोड़ सिखाना चाहते हैं, तो पहले जोड़ की अवधारणा हमको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि हम संवाद के माध्यम से बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको दुकान पे से 2 पेन लाना है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत कितनी है। ये संवाद के माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं बच्चा 2 पेन की कीमत जोड़ के बता रहा है या नहीं। यदि वो बच्चा बता देता है कि सर हम वहाँ पर कहने जाएंगे, पेन की कीमत हमें 10 रुपये बताना होगा, तो यहाँ पे हमने आकलन तो हम संवाद का बच्चों के लिए बड़ा महत्व है आकलन में। अब दूसरी बात हमें करते हैं स्तर का पता लगाना। संवाद के माध्यम से हम बच्चों का स्तर का पता लगा सकते हैं, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए हमें, ये बच्चों को अभी तक बच्चों को क्या क्या आता है, आगे की रणनीति बनाने के लिए। हाँ, उसके बाद में बच्चों का स्तर का पता लगाने के लिए बच्चे कौन से स्तर पर आते हैं, चाहे हम हिंदी में बात करें, हिंदी में बच्चों को शब्द स्तर तक, हेलो, कहाँ तक का आवाज कम आ रही है। जी जी मैडम जी, ठीक है। मैम का प्रश्न था आकलन में संवाद किस प्रकार। आ रही है मेरी आवाज सर?
आवाज कम आ रही है आवाज? हाँ आप ठीक है हाँ अब सर आ रही बड़ी है सर आवाज? बड़ी सर आवाज आ रही है? हाँ बड़ी सर आ रही है? ओके ठीक ठीक है। हाँ अभी मैम का प्रश्न था, दुबे मैम का, कि क्या आकलन में संवाद का किस प्रकार महत्व रहता है। तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आकलन में ओके संवाद का बड़ा महत्व रहता है। संवाद के बिना हम आकलन लगभग लगभग संभव नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर आकलन संवाद के आधार पर हम करते हैं। जैसे हम पीएस प्राइमरी की बात करें तो बच्चों से छोटे छोटे सवाल जवाब करके हम दिन भर की जो गतिविधियां रहती है विषयवार हम आकलन करते रहते हैं। हमें बच्चों का स्तर तय करने के लिए कि बच्चे अभी कौन से स्तर पे है, इसके लिए हमको हाँ वर्ण में हाँ, तो इस प्रकार हम आकलन आकलन संवाद का उपयोग हम करते हैं, उसका बड़ा महत्व रहता है। उसके बाद हम यदि बात करें तो आगे की जो रणनीति, आगे हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, उसको तय करने के लिए भी हमको संवाद के माध्यम से हम आकलन का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के जब तक हम बच्चों से संवाद नहीं करेंगे, कक्षा में हम वातावरण नहीं बना पाएंगे, ना शिक्षण का ना ही आकलन का, और उसके बाद अगले स्तर का जो शिक्षण है। जब तक बच्चे हमसे खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक ना तो हम पूरी तरह से बच्चों का स्तर जान पाएंगे और ना ही हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें बच्चे को किस स्तर पर जाकर उसे होगा और क्या हमारे आकलन की क्या। तो यदि इसी आकलन संवाद की बात होती है तो जो असक्रिय बच्चे हैं, उन असक्रिय बच्चों को सक्रिय करने के लिए संवाद कहीं हमें मदद कर सकता है। और हमें प्रकार से करेगा कि जो बच्चे असक्रिय हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे सहमे रहते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं तो एकदम से घुल मिल नहीं पाते हैं, धीरे से घुलते मिलते हैं। तो हम खेल करके गतिविधि करके खेल करके, या बताओ आपके परिवार में कौन कौन है, आपके घर पर कितने जानवर है ना, और किसी चित्र पे चर्चा करके कि बताओ बेटा ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है। हमारी पुस्तक का कोई भी चित्र उठाकर बच्चे से हम चर्चा कर सकते हैं। संवाद का सबसे बेहतरीन माध्यम है मौखिक भाषा विकास। अगर हमें करना है तो हम चित्र के माध्यम से बच्चे से आसानी से पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। उसके बाद हमारे 8वां आयाम पर काम शुरू हो जाएगा बच्चे का, कि वो ध्वनि जागरूकता जैसे ही चित्र को देखेगा तो उसकी आवाज भी पहचान पाएगा, उसको बता पाएगा। वर्ण ज्ञान होगा उसको कि कौन सा वर्ण उच्चारित किया गया है। तो ये बहुत काम करता है अगर हम शिक्षण की विधि बदलें। इस संबंध में मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे अपन बात ही करें कि एक कक्षा है, उसमें सब बच्चे हमसे संवाद कर रहे हैं, पर एक बच्चा ऐसा भी होता है जो कल तो बहुत बोल रहा था आज चुप है, ये भी होता है। तो हमको वो भी जानना पड़ता है। मतलब वहां हमें बच्चे का ये आकलन कर मालूम पड़ रहा है कि कल तो इसने बहुत अच्छे से जवाब दिया, आज क्या हो। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों से सबसे पहले तो जुड़ाव जरूरी है, उस वातावरण का निर्माण करना ताकि वो बच्चा हमसे स्वतंत्र रूप से उसके मन की बात कह। हो सकता है कोई घर में कोई ऐसा कारण रहा हो, या तो उसे आज मजदूरी जाने के लिए जबरदस्ती की गई हो और उसका मन स्कूल में आने का था, क्योंकि कल की जो हमने गतिविधि कराई उसमें उसको बहुत मजा आया। तो हो सकता है उसका मन इसलिए भी उदास है। मतलब कुल मिला के अगर संवाद हमारा बच्चों से स्वतंत्र रहा और इतना जुड़ाव हो गया कि बच्चा हमारी बात को समझ रहा है, हमसे हमारे उसकी जो कोई बात है वो हमसे शेयर कर रहा है, तो वहां जाके संवाद बहुत ज्यादा आकलन में मायने रखता है। अगर वहां जाके हमने उस बच्चे को हमसे जोड़ लिया तो 2 दिन बाद वो कोई अगर उसकी समस्या होगी तो वो सबसे पहले हमसे आके कहेगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ हुई है, तो आज ने ये नहीं किया है या मैं आज ये काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि आकलन अगर किया जाए तो उसमें संवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अभी बात चल रही थी कि प्रत्येक शाला में हमने देखा है कि
सक्रिय बच्चे भी मिलते हैं और असक्रिय बच्चे भी होते हैं। सक्रिय बच्चे तो जल्दी से जल्दी जवाब टीचर को देते हैं, लेकिन असक्रिय बच्चे उनकी असमझ या कुछ समझ नहीं होने के कारण नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैडम का ये प्रश्न था। तो शिक्षक आकलन करता है, सतत आकलन चलने वाली प्रक्रिया है, इसके तहत आकलन करता है और ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करता है कि ये बच्चे नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए हिंदी भाषा में कहानी का उपयोग कर सकते हैं। कहानी वाचन करके, कहानी को हिस्से हैं, कहानी पढ़ाते समय, कहानी पढ़ने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद में जो प्रश्न करते हैं वो बच्चों से धीरे धीरे प्रश्न करेंगे तो वो छोटे छोटे बच्चे जो असक्रिय है वो छोटे छोटे सरल तरीके से जवाब देते हैं और निश्चित रूप से वो भयमुक्त वातावरण में जब शिक्षक बात करेंगे तो ऑटोमेटिक सामने आ जाएगी। चूंकि ये पहले से तय है कि ये भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए, कोई इसी बच्चे को शिक्षकों में भय, बच्चे का शिक्षक से भय नहीं होना चाहिए। अधिकांश बच्चे शिक्षक से डरते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ जगह मिलता है, लेकिन अभी ऐसा इतना अधिकांश उपयोग में नहीं रहता है। तो भयमुक्त वातावरण जब शिक्षक प्रदान करता है तो निश्चित रूप से बच्चे धीरे धीरे वो सभी बच्चे जुड़ जाते हैं। जो असक्रिय बच्चे रहे वो भी सक्रियता की ओर देखने को मिलते हैं। तो जो पढ़ाने पूर्व जो आकलन वाली बात हुई थी, तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि उसके पूर्व हम आकलन ही कर ले। पढ़ाने पूर्व आकलन क्या है? पूर्व आकलन छात्रों द्वारा एक नई इकाई से पहले पता लगाने के लिए किया जाता है कि छात्रों को किस पर अधिक निर्देश देने की आवश्यकता है, कौन से बच्चों को निर्देश देने की आवश्यकता है। जो अच्छे बच्चे सक्रिय हो तो तत्काल जवाब देते हैं, जो बच्चे जवाब नहीं देते उन्हें हम किस प्रकार के निर्देश देने की आवश्यकता है वो हम देते हैं। और वे पहले से क्या जानते हैं, एक पूर्व मूल्यांकन नई सामग्री पढ़ाते समय कक्षा के भीतर शिक्षकों को बचाने के समय बचाने का एक तरीका भी है कि अगर हम पहले से आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक का समय बचेगा और वो सभी बच्चे जुड़ पाएंगे और धीरे धीरे प्रयास करने के माध्यम से सारे बच्चे इस प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। सर, अभी का जो मेन का जो बातचीत चल रही है, जो प्रश्न था कि जब हम आकलन करते हैं तो कुछ बच्चे तो बातचीत करते हैं हमारे से, लेकिन कुछ बच्चे शांत रूप से बैठे रहते हैं। तो उसका कारण पहले जानना पड़ेगा। उनका आकलन करना है तो पहले उनका कारण हमको जानना पड़ेगा, क्यों शांत बैठे, हमारे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हो सकता है भय, या फिर हो सकता है शर्म वाली बात, कुछ बच्चों में झिझक आती है, हाँ, कि मैं बोलूँगा, हाँ, डरता भी है अगर मैं बोलूँ और कोई बच्चे हंसे, कुछ गलत बोल दूँ, बच्चे हंसे, तो हमको, हाँ, सबसे पहली बात तो भय मुक्त वातावरण बनाना है। तो भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए खुद ने मैं जहाँ पर पदस्थ हूँ, जिस शाला में, वहाँ पे जो प्रयोग किया है उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। हर शनिवार के दिन बाल सभा होती है। हर शनिवार के दिन बाल सभा हम करते हैं लंच टाइम के बाद में, 1 घंटे 1.5 घंटे की बाल सभा होती है। उसके पूर्व हम, जब भी हमारी सभा प्रतिदिन होती है, उसमें हम 5 प्रश्न प्रतिदिन सामान्य ज्ञान के टीचर लोग बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 5 प्रश्न और उनके उत्तर बताते हैं सामान्य ज्ञान के। फिर अगले दिन जो हमने 5 प्रश्न पिछले दिन बच्चों को बताए थे, उनको हम बच्चों से पूछते हैं, रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हफ्ते भर तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब शनिवार के दिन बाल सभा होती है तो बाल सभा में हम आयोजन करते हैं, जैसे टीवी पर सीरियल चलता है, इसी तरह जब हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, हमें एक बच्चे को सीट पर बिठाते हैं और जो प्रतिभागी बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों को हम चयन कर लेते हैं, वो भी पर्ची के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सभी का नाम तो एक साथ आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हम कक्षावार कुछ पर्चियाँ बना लेते हैं, पर्चियाँ रखते हैं और किसी एक बालक को बुलाते हैं, वो पर्चियाँ उठाता है, एक पर्ची उठाता है, जिसका नाम आता है उसको हम हाथ सीट पे बिठाते हैं। तो हफ्ते भर तक जो प्रश्न पूछे थे उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को हम सिलेक्ट करके, जो हाथ सीट पर बैठा बालक ही जो प्रश्न पूछेगा उसको हम डायरी दे देते हैं और बता देते हैं आपको ये, हाँ। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक तो मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर से भय खत्म हो जाता है। हार्ड सीट पर बैठा है मतलब भय कहीं ना कहीं उसके मन से खत्म होता है। तो इस प्रकार हम भय मुक्त वातावरण का निर्माण ये विधि अपना के भी हम कर सकते हैं। मेरे सभी शिक्षक साथियों ने आकलन में या कक्षा में बच्चों का आकलन इस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आकलन का सीधा सा अर्थ ये है कि
क्योंकि बच्चा कक्षा में है तो कहीं ना कहीं वो ग्रेडिंग से डरता है या फिर अंकों से डरता है। तो आकलन का सीधा सा यहाँ पे ये है कि कक्षा में जो जितने भी बच्चे हैं जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी सारी सूचनाओं को एकत्रित करना, ये सीधी सी बात है आकलन में। तो आकलन में बहुत सारी बातें मेरे शिक्षक साथियों ने अभी बताई कि संवाद भी जरूरी होता है, आकलन कैसे माहौल में होना चाहिए, आकलन किन किन बिंदुओं पर होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की। लेकिन जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो बच्चे का आकलन करते समय एक शिक्षक को एक बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए, मतलब ये कहें कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं या जो हमारे पास कक्षा पहली से लगाकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक मिट्टी के समान होते हैं, वो कोमल हृदय वाले होते हैं। तो उनसे किस तरह से उनका आकलन किया है, बिल्कुल प्रेमपूर्ण वातावरण में उनका आकलन होना चाहिए ताकि बच्चा जो है डरे नहीं, अपने शिक्षक से नहीं डरे, और उसमें जो भी अभिव्यक्तियां हैं वो अभिव्यक्तियां बच्चा अपने टीचर से, अपने दोस्तों के सामने खुलकर बता सके। तो इस तरह से एक अच्छा वातावरण होना चाहिए आकलन करने के लिए। तो इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो जब भी हम आकलन करें, एक शिक्षक आकलन करे या और भी कोई आकलन करे, तो एक वातावरण जो होना चाहिए। जब हम बच्चे से कुछ पूछते हैं तो उसके जो एक तो भौतिक वातावरण की हम बात करें कि क्या बच्चे से जब हम कोई चीज पूछ रहे हैं तो क्या वो ये चीज बताने के योग्य फिलहाल की कंडीशन में है या नहीं है। इस बात का पहले टीचर ने ये आकलन कर लेना चाहिए कि अगर मैं इससे कोई टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ तो क्या ये अभी बोलने की स्थिति में है या नहीं। इस बात का भी आकलन सर्वप्रथम करना चाहिए। अब अच्छे वातावरण में यदि हम आकलन करते हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जैसे हम ये बताते हैं कि आकलन में यदि आपने आकलन करो तो भय मुक्त जब वातावरण हो जाएगा तो बच्चे के लिए और पूरी कक्षा के लिए वो वातावरण आनंदमय भी हो जाएगा। और आनंद में हर चीज जो है, अभिव्यक्तियां जो है वो पूर्ण रूप से प्रकट होने लगती है। तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि जब भी कोई आकलन करे तो उसने भयमुक्त करे और आनंदमय वातावरण में। जैसे हम किसी टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक की भूमिकाएं उस कक्षा में बना दो। उसके बाद भूमिका बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उससे संबंधित फिर हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछें जिसका हमें रिप्लाई अच्छा मिलेगा बच्चों से। उसके बाद अगर हम अच्छे वातावरण में जवाब पूछते हैं बच्चों से तो बच्चे के अंदर उस विषय से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित और नई नई जिज्ञासाएं जन्म लेती है, ताकि वो जिज्ञासाएं जब जन्म लेगी तो वो बच्चा अपने टीचर से बहुत अच्छे से पूछ पाएगा। और जब बच्चा अगर प्रश्न पूछेगा तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के दौरान अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम ये समझ के हमारा आकलन से चालू हो। बच्चा आ रहे हैं उस हमें इस बात का सबसे पहले पता चलता है। और जब ये बात का पता चल जाएगा तो वो जवाब भी खुल कर देगा और काफी जिज्ञासाओं के साथ, अपनी जिज्ञासा जैसे ही शांत हुई तो एक नई जिज्ञासा उसके अंदर जन्म लेगी और इसी तरह से नई जिज्ञासाएं हमारे विषय को गहनता की ओर ले जाती है। और अगर इस वातावरण में हम हमारी कोई बात बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे के अंदर एक झिझक हटेगी, और झिझक हटेगी तो एक अच्छे मंच पर वो बच्चा कुछ अच्छी बातें पूछेगा और एक अच्छा देश का नागरिक भी बनने में हमारी सहायता करेगा। तो इस तरह से हम जो आकलन करें वो आकलन ऐसे अच्छे वातावरण में करना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि जब हम आकलन की बात करते हैं तो आकलन की शुरुआत हमारे भय मुक्त वातावरण मात्र से नहीं होती। जैसे ही वातावरण भय मुक्त हुआ तो वातावरण आनंददायी होने लगा, आनंददायी हुआ तो बच्चा जो है फिर अपनी भावनाओं को प्रकट करने लगता है, अभिव्यक्ति के लिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए वो तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ अपनी जिज्ञासाओं को भी रखता है। और यहीं से शुरू होता है एक विधिवत आकलन। जब हम उसके ज्ञान का आकलन करना चाहते हैं, उसके जो हम उसे सिखा रहे हैं, जो दक्षताएं दे रहे हैं उसका आकलन करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेप से होकर जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो हम एक वास्तविक आकलन पे परिणाम ला सकेंगे।
तो भय मुक्त वातावरण पे हमने बात करी कि किस प्रकार से कक्षाओं में भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, क्या हमारे क्षेत्रों में स्थितियां रहती हैं। तो हम सभी ने इस पे अपने अपने अनुभव बताए हैं कि क्या हम करेंगे तो कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो सकेगा। अब भय मुक्त वातावरण के बाद आती है कि क्या आकलन केवल साधारण होता है। जैसे मैम ने स्टार्टिंग में बताया था कि काफी सारे आकलन के क्षेत्र होते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो शायद आपको कहीं विधिवत लिखे हुए नहीं मिलेंगे, या हम कहें कि रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक रचनात्मक आकलन से हमारी क्या सोच बनती है? रचनात्मक आकलन का सीधा सा अर्थ है सीखने का आकलन। हम बच्चा कैसा सीखता है, सीखने का आकलन कर रहे हैं, वो एक क्रिएटिविटी है उसकी। ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी कितना करता है, हर व्यक्ति क्रिएटिवेट होता है। तो सीखने का आकलन काफी अलग है, जो अधिक अनौपचारिक तथा नैदानिक स्वरूप का होता है। शिक्षक उनका शिक्षण प्रक्रिया के रूप में उपयोग करते हैं पता लगाने के लिए क्या विद्यार्थियों ने किसी चीज को समझा है या नहीं। इस आकलन के परिणामों को फिर अगले अधिगम अनुभव को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। निगरानी और फीडबैक रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है, क्योंकि टीचर बच्चों की निगरानी भी करता है और फीडबैक भी लेता है। क्योंकि आकलन ऐसी प्रक्रिया है कि हमें बच्चों को पता नहीं लगने देना चाहिए कि शिक्षक हमारा आकलन कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों को पता लग गया कि शिक्षक मेरा आकलन कर रहे हैं तो बच्चे कुछ आप में भय पैदा करेंगे, कुछ कहेंगे। तो ये तो स्वाभाविक चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षक को ये करना चाहिए। बड़े बच्चे हालांकि समझते हैं, जो बच्चे कक्षा 5वीं से 8वीं तक के होते हैं वो हमारे टीचर्स का भी टेस्ट करते हैं। बच्चे टीचर्स का टेस्ट करते हैं और टीचर बच्चे का टेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो आज कक्षा में आकलन की बात हो रही है, कक्षा 1 से 8 की हो रही है, उसमें मिडिल टीचर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि उनका भी आकलन बहुत जरूरी है, बच्चों का आकलन, कक्षा में आकलन। क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, 11 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षक का टेस्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि इन शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये विषय में बहुत अच्छा है, और वो शिक्षक को लाइक भी करते हैं। जो शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं वो डिसलाइक भी करते हैं कुछ बच्चे। ये उन बच्चों में डिस्कस होती है, ये शिक्षक को ऑटोमेटिक पता चल जाती है, मीटिंग के दौरान किसी न किसी माध्यम से पता चल जाती है। तो ये रचनात्मक आकलन हमारा बहुत अच्छा हिस्सा है। इसमें निगरानी और फीडबैक रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम को बढ़ाता है, क्योंकि सीखने के लिए हमें रचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। अब हम क्या उम्मीद कर रहे हैं बच्चों से कि क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है। शिक्षक बच्चे का आकलन किस प्रकार करेगा, रचनात्मक आकलन। शिक्षक एक आकलन करेगा कि क्या सीखने की उम्मीद की जा रही है, पढ़ाई में किस समय किस स्तर पर है, वो बच्चा किस स्तर पर है, किस प्रकार प्रगति कर सकता है बच्चा, इसको भी समझना है। कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लिए। ऐसे 4 प्रकार के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। तो शिक्षक इन पर गहन विचार करता है और आकलन का एक हिस्से के रूप में बच्चे को उसका मूल्यांकन करता है। आकलन और मूल्यांकन की बात पहले से हमें तय है कि मूल्यांकन का एक छोटा रूप है आकलन, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और आकलन जिस शिक्षक ने अच्छा कर लिया है, मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे शिक्षक जुड़ जाएंगे। और शिक्षक निश्चित रूप से बच्चों में ऐसा लगना चाहिए कि उन्हें मित्रवर व्यवहार का अनुभव हो शिक्षकों के साथ, कि हमारे शिक्षकों के साथ बच्चों का मित्रवत व्यवहार अनुभव करे, अपने आप में वो बच्चे अनुभव करे कि शिक्षक से हमारे मधुर संबंध है और हम खुली रूप में बातचीत कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कक्षा 6ठी की बात करें, पहली बार 6ठी में 5वीं पास होके आते हैं, तो नए शिक्षकों का अनुभव मिलता है, तो 2-3 महीने उनके शुरुआत में बोलने में झिझक रहती है। तो ये जब बेसलाइन टेस्ट और जब क्लासेस हमारी चलती है और ये आकलन की प्रोसेस होती है, तो उस दौरान ये देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं इन 2 महीने के दौरान में बच्चे और शिक्षक आपस में जुड़ जाते हैं अच्छे से, और अच्छे से आकलन हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ मिडिल स्कूल के टीचर भी अच्छे से समझते हैं और के दौरान शिक्षक शैक्षिक एक्टिविटी का उपयोग करते हैं, गेम्स एक्टिविटी का यूज भी करते हैं। तो जहाँ बच्चे को लगता है कि बच्चे बोझिल हो रहे हैं, तो शिक्षक कुछ गेम्स अच्छे करवा देते हैं, तो बच्चे निश्चित रूप से जुड़ते हैं। और खेल खेलने के लिए स्कूल में निश्चित रूप से बच्चे आते हैं। पढ़ाई के लिए एक बार पहली बार नहीं आएंगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे खेल से और शैक्षिक एक्टिविटी जुड़ते हैं,
और भयमुक्त वातावरण जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा अनुभव करते हैं और स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं और एक दूसरे का सहयोग मिलता है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि आकलन कहीं ना कहीं बच्चे भी करते हैं, शिक्षक के आकलन बच्चा भी करता है कि आप और हम जानते हैं कि प्रत्येक शाला में एक न एक शिक्षक कुछ बच्चों के लिए खास होते हैं, या हम में से देख ले तो शायद आज हमारे मस्तिष्क में भी कोई एक शिक्षक ऐसे होंगे जो आज भी विद्यमान है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो अपनी छवि विद्यार्थियों पर छोड़ते हैं और सतत आकलन चलता ही रहता है शिक्षक का विद्यार्थी पर, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक दिन में शिक्षक कितना आकलन करता है इसे हम गिनतियों में नहीं बता सकते, अलग अलग स्तर पर सतत आकलन चलता रहता है। आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक वृहद प्रक्रिया है और आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आकलन के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन स्वतः नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आकलन उसकी सहायता करता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, पालकों एवं बच्चों को फीडबैक प्राप्त होता है। यह कक्षा उन्नति का भी आधार होता है। तो आकलन और मूल्यांकन अपने आप में दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो जैसे सर ने अभी जो एक बात कही उसमें मैं वापस उस पर आती हूँ कि जो शिक्षक के मूल्यांकन की बात निकल आई, तो क्या बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है वो सिर्फ विद्यार्थियों का ही आकलन है या कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी आकलन है? मैडम का प्रश्न था कि बच्चों का परीक्षा परिणाम कहाँ कहाँ असर करता है, वो शिक्षकों पे भी करता है या बच्चों पे भी करता है। तो इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि आकलन मोटे तौर पर परीक्षा में सफलता या विफलता के साथ संबद्ध किया जाता है। परीक्षा का में सफलता महत्वपूर्ण है और उसे अच्छे खुले रूप में पढ़ाई और सामाजिक स्थिति और वार्ड में व्यवसायिक जीवन की सफलता से जोड़ा जाता है। सफलता को कक्षा में प्रतिदिन अभ्यास के साथ एकीकृत किया जाना, ऐसा सतत आकलन शिक्षकों को छात्रों की सीखने की प्रक्रिया के बारे में नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिसका उपयोग आपके विद्यालय में छात्रों को अधिक विद्यार्थी बनाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। सीखने का प्रोत्साहन करने के लिए वो आकलन का उपयोग करने के लिए आपके शिक्षकों के प्रमाण एकत्रित करके, जानकारी का विश्लेषण करके, सीखने का गतिविधि का संशोधित करके और प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने छात्रों का आकलन और निगरानी करनी होगी। चूंकि शिक्षक हमारी स्कूलों में शिक्षण डायरी भी लिखते हैं, उसमें जितने वो पीरियड लेते हैं उसका संक्षिप्त रूप से, सारगर्भित रूप से वो स्कूलों में डायरी मेंटेन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमने कितना कंटेंट पढ़ा दिया और कितना कंटेंट शेष है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षक का ये मॉनिटरिंग के दौरान शिक्षकों का आकलन होता है कि शिक्षक कौन से शिक्षक किस प्रकार से कहाँ तक पहुंचे हैं। तो परीक्षा परिणाम पर यहाँ पर बच्चों और शिक्षकों दोनों पे असर पड़ता है। तो शिक्षक चूंकि पूरे समय पर काम करता है, 5 से 6 पीरियड प्रत्येक शिक्षक हमारे स्कूल में लेते हैं और शिक्षण डायरी का उपयोग करते हैं। और ये हमने मॉनिटरिंग के दौरान बहुत सारे स्कूलों में देखा है, जहाँ पर नहीं मिलता है उन्हें हम सुझाव करते हैं, वो भी डायरी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सीखने की डायरी में नोट्स बनाने का काम करते हैं हमारे शिक्षक। ये डायरी एक किताब या फोल्डर हो सकता है, चूंकि राज्य शिक्षा केंद्र से, जिला शिक्षा केंद्र से कभी कभी डायरी मिलती है, जैसे अभी अंकुर मिशन में हमारे शैक्षिक डायरी मिली है जिसका उपयोग शिक्षक भलीभांति करते हैं। और जहां पर डायरी जैसे कक्षा 1-2 में मिशन अंकुर की डायरी हमें मिली है, कक्षा 3 से 8 के लिए हमें शिक्षक स्वयं अपनी डायरी निर्मित करता है। उसमें जैसे अभी N-1 बेसलाइन टेस्ट पे जो हमारा काम हुआ है, इस पे शिक्षक निश्चित रूप से डायरी लिख रहे हैं कि बच्चा किस स्तर तक पहुंचा है, और ये सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। तभी हम जिले की प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये जिले की अपेक्षा है, राज्य शिक्षा केंद्र की अपेक्षा भी है। तो आपकी सीखने की डायरी में बनाए गए नोट्स इस प्रकार बैठक के लिए उपयोगी होकर सतत आपकी दीर्घावधि और शिक्षण प्रक्रिया में विकास के लिए लाभदायी रहेगा। और वातावरण में जब ये हमारे शिक्षक सभी ये काम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से अभी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो जब शिक्षक अपने कंटेंट से नोट्स करेगा, नोट्स बनाएगा, तो वो अच्छे से हमसे सामने प्रसिद्ध भी कर पाएगा। जब कोई मॉनिटरिंग करता है, स्कूल में जाता है किसी भी स्तर पे, तो शिक्षक ने अगर काम किया है तो वो मॉनिटरिंग करता को अच्छे से जवाब देता है और बातचीत के दौरान पता लग जाता है,
और आकलन में जैसे जन शिक्षक बीएससी या कोई भी मॉनिटरिंग करता जिले से विद्यालय में जाते हैं, तो मॉनिटरिंग साल भर के दौरान कभी भी हो, वो मासिक हो, पाक्षिक हो या 6 माह में निरीक्षण हो, लेकिन स्कूल का पता लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय में शिक्षक किस प्रकार से काम कर रहे हैं और बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं। बच्चे का जवाब से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर शिक्षण की स्थिति क्या है। तो ये हमने मॉनिटरिंग के दौरान देखा है, जिससे जो आपका प्रश्न था मैडम, बच्चों का परीक्षा परिणाम पर किस पर असर करता है, तो ये बच्चों पर भी असर है और शिक्षकों पर भी असर है। और ये परिणाम हमें देखने को मिलता है। पिछले 3 साल में शिक्षकों ने बहुत अच्छे नवाचार किए हैं, ये नवाचार देखने को मिलते हैं और बहुत सारे शिक्षक नवाचारी हो गए जो अपनी बात को अच्छे से रखते हैं और उसको हम जिले लेवल पर कभी कभी प्रेषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने शिक्षकों को ये भरोसा दिलाया है कि आप जितने नवाचार कर रहे हैं वो क्लस्टर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पर अवगत करा, जिसे हम अच्छे से जिले स्तर और राज्य स्तर भेज सकते हैं। धन्यवाद। जो मैम का जो प्रश्न था कि बच्चों के आकलन के साथ साथ शिक्षक का आकलन भी होता है या होना चाहिए, नहीं होता हो तो होना चाहिए। जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं सभी ने अपना स्वयं का प्रतिदिन आकलन करना चाहिए। और हमें कल अब हम जब स्कूल में जाएंगे, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या पढ़ाना है, उनमें से कोई बिंदु ऐसा तो नहीं कि हमारे माइंड से कुछ छूट रहा हो, कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे कमज़ोर आ रहे हों। तो उसकी एक प्लानिंग हमें प्रतिदिन करना है कि हमें कल बच्चों के सामने क्या पढ़ाना है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। उसमें यदि कुछ कमजोरी होता हम उसके पहले प्लानिंग करके हम थोड़ी सी तैयारी करके हम बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं और बच्चों को हम सिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी विषय वस्तु मजबूत नहीं होगी, उतना अच्छा हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमें हमारी विषय वस्तु के ऊपर पकड़ होना बहुत जरूरी है। उससे पहले हमको स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का आकलन, जैसे मैम ने सरकारों में बताया था स्व आकलन, इसी को बोलते हैं स्व आकलन, कि शिक्षक पहले स्वयं का आकलन करे कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारी विषय वस्तु है उसमें हम कहीं कमजोर तो नहीं हैं, यदि हैं तो हम उसकी पूर्ति करें और थोड़ा मजबूत विषय वस्तु लेके बच्चे के समक्ष जाए। सही है कि शिक्षक का और बच्चों का दोनों का मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो शिक्षक का स्वयं का भी आकलन हो रहा है। जो उसने शिक्षण गतिविधि बच्चों को पढ़ाई है, जिस शिक्षा के स्तर के लिए पढ़ाई है, क्या वह उससे बच्चे सीख पाए हैं। इसलिए हमें दोनों का आकलन जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर बात हम कहें तो दोनों का आकलन अपनी अपनी जगह सही है। और अभी कुछ सालों से जो हमारी आकलन ही के कारण हमें एक ये नई योजना के तहत काम मिला है, FLN या मिशन अंकुर, ये भी कहीं ना कहीं आकलन के ही नतीजे हैं। और हमारा जिला जो है आकांक्षी जिलों में माना जाता है, इसी कारण से कि यहाँ भी एक आकलन का क्षेत्र बन रहा है, कि इसी जिले में आकलन हो रहा है, उसी के आधार पर नई रणनीतियां तैयार करके हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो अब जो हमारी शिक्षा की एक तकनीक कहना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर या बच्चों के केंद्रित हो गई है। तो अब हमारा शिक्षक का भी फोकस पूरा ये रहता है कि हम ऐसी गतिविधि ले जिसमें हमारे बच्चे सभी उस गतिविधि में इन्वॉल्व हो और सभी उस गतिविधि के माध्यम से कुछ सीख सके। तो हमारा जब कोई आकलन हुआ है उसी आधार पर नई रणनीतियां बनी है। कुल मिलाकर शिक्षक और बच्चों का दोनों का आकलन अगर होगा तो परिणाम निश्चित तौर पर अच्छे आएंगे। तो चर्चा से निकल के आया कि केवल विद्यार्थियों का आकलन ही नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षक का आकलन भी जरूरी है। और शिक्षक का आकलन समय समय पर जो हमारे ब्लॉक से या हमारे जिले से और हमारे संकुल से जो अवलोकन होते हैं उनके माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और जो परीक्षा परिणाम है वो कहीं ना कहीं न सिर्फ बच्चों का बल्कि शिक्षक का भी आकलन करता है, जो परीक्षा परिणाम निकल कर आता है। तो इसमें जो आकलन होता है, क्या इसमें बच्चों की अनियमितता कहीं प्रभावित करती है आकलन को?
जरूरी नहीं कि सभी शालाओं में 100% उपस्थिति प्रति दिवस रहती हो सकता है कि कुछ प्रतिशत जिले की शालाएं या अन्य शालाएं ऐसी होंगी जहां अच्छी उपस्थिति होती है, लेकिन अधिकतम शालाएं ऐसी भी हो सकती है जहां पर चाहकर भी बच्चों की उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती या कुछ बच्चे अनियमित होते हैं। तो क्या बच्चों की ये जो अनियमितता है, ये उपस्थिति है, ये कहीं हमारे आकलन को प्रभावित करती है? निश्चित रूप से मैडम, जैसा आपने प्रश्न किया कि बच्चों आकलन, अनियमित बच्चों जो हमारे स्कूल में नहीं आ पाते हैं वो आकलन को प्रभावित करती है, लेकिन जब वो बच्चे हमारे बीच जब भी उपस्थित होते हैं तो उनकी शुरुआत शिक्षक वहीं से करते हैं जहां से उनको प्रारंभ करना होता है। जो बच्चे नियमित हैं वो बच्चे तो निश्चित रूप से उनकी शुरुआत पहले से हो जाती है। जो बच्चे अनियमित है, जैसे कोई 4 महीने के लिए माँ बाप के साथ खेती बाड़ी करने के लिए बाहर गांव चले जाता है, पलायन कर जाते हैं, लेकिन बच्चे का नाम तो स्कूल में चलता है, हाजिरी रजिस्टर में दर्ज होता है, लेकिन वो बच्चों को हम अनमेप नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चा ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहता। वो उनकी मजबूरी है कुछ पालकों की कि जो काम धंधे से अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं। इसके लिए जिले स्तर से पलायन छात्रावास और ये व्यवस्था की जा रही है, उसमें बच्चे रुकने के प्रयास करेंगे। लेकिन जब बच्चा हमारे बीच में जब 3 महीने में आया, मान लो कि 3 या 4 महीने में आया, तो बच्चे की शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि उसका भी असेसमेंट आकलन हम उसी स्तर से करके उसको भी उस स्तर तक ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेशियो अनुपस्थिति की वजह से कम परसेंटेज मिलता है, लेकिन उसको भी शिक्षक को ध्यान में रखते हुए उस पर काम होता है। क्योंकि शिक्षक पिछले 3 साल से हमने देखा कि शैक्षणिक गतिविधियों में हमारा जिला काफी अग्रणी चल रहा है, बड़वानी जिला। उसमें बहुत से अच्छे काम हुए हैं। जैसे बात करें हम भाषा की, बच्चे हमारे ट्राइबल इलाके के बच्चे मातृभाषा में बारेली भाषा बोलते हैं, उन्हें हम हिंदी मानक भाषा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमारा शिक्षक की काफी दिनों से स्कूलों में पदस्थ और मातृभाषा को, बारेली भाषा को जानते हैं, तो बच्चे शिक्षक बारेली भाषा से जोड़ते हुए हिंदी भाषा की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जो भाषा के आयाम है, मौखिक भाषा विकास से शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर वर्ण, शब्द, अक्षर और धारा प्रवाह से पढ़ना सिखाना, और हम सीधे स्वतंत्र पठन तक उस कंटेंट को लेके जाते हैं। शिक्षक जब 40 मिनट का पीरियड लेता है तो उसमें भाषा आयाम के 8 बिंदुओं को शामिल करता है उस कंटेंट में, उस पीरियड में, जिससे निश्चित रूप बच्चा समझ के साथ पढ़ने का प्रयास करता है। शिक्षक को पूरी अपने आप में समझ होती है और बच्चा भी उसको समझ के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमने ये देखा है पीरियड के दौरान, अच्छा दूसरी और तीसरी का बच्चा भी जब 1 या 2 वाक्य पढ़ता है तो समझ के साथ पढ़ता है। अगर हमने बीच में इंटरेक्टिव प्रश्न किए तो बच्चा उसका जवाब देता है, क्योंकि शिक्षक भाषा कौशल का उपयोग, भाषा के आयाम का उपयोग पूर्ण रूप से कर रहा है। सिर्फ ओनली 1 स्टेप से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये सभी को प्रशिक्षण प्राप्त है। दूसरी बात है कि शिक्षा में इसके फोल्डिंग की गतिविधि हमारी है, उपयोग में लाते हैं, जो भी मिशन अंकुर में तो अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये इसके फोल्डिंग का उपयोग कक्षा 1 से 8 मतलब मिडिल स्कूल में भी करना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके फोल्डिंग 3 प्रकार मेरा बंद कर दो। इस प्रकार जैसे सुन तो रहे, इसको बंद कर दिया मैंने। मतलब शिक्षक स्वयं करके दिखाता है बच्चों के बीच में क्लासरूम में, उसके बाद वी डू, बच्चे और शिक्षक दोनों साथ साथ करते हैं, दूसरी प्रोसेस होती है। और तीसरी प्रोसेस में बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए यूडू की प्रोसेस दी जाती है कि बच्चा स्वयं करके बताए। से बच्चा गुजरता है तो निश्चित रूप से उस जो कंटेंट हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चा सीख जाता है। और अगर कुछ उसके बाद भी कमी रहती है तो शिक्षक आकलन के द्वारा पता लगाया जाता है कि कौन से बच्चे नहीं सीखे हैं, तो वो निश्चित रूप से 1 या 2 पीरियड में वो बच्चा उस कंटेंट को सीख जाता है। तो ये स्केप फोल्डिंग बहुत अच्छी प्रोसेस है, जिसको हम सभी विद्यालय में लागू कर रहे हैं और सभी विद्यालय पढ़ाते हैं। जो शिक्षक इसका उपयोग नहीं करते हैं वहां पर स्थिति कमजोर देखने को मिलती है, उन्हें हम मॉनिटरिंग के दौरान देखते हैं और वहां पता लगा करके उनको भी ये प्रोसेस कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मैं एक बात ये मैं ऐड करना चाहूंगी मैम कि इसमें ये होता है कि जो अनियमित बच्चा है, जैसे वो 2 सप्ताह से या 3 सप्ताह से नहीं आ रहा है, तो अगर हमको उसका मूल्यांकन करना है या उसका आकलन करना है तो हमें पहले उसको उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है कि उपचारात्मक शिक्षण उसके लिए अलग समय निकालकर उसके पास जाकर के उसको उसके तरह का पूरा कोर्स के बराबर लाना होता है कि वो बच्चों के साथ में हो जाए और उसका
काम बराबर चले तो वो इनके साथ मिल पाए। तो वो जो 2-4 हफ्ते का उसका लॉस होता है, उसको हम उस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो जो वर्ण और अक्षर मात्रा वगैरह जो भी उसका छूट गया है, वो इनके साथ कार्य कर सके। तो उसके लिए अलग से समय देकर हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं। तो हमने जैसे आकलन की बात करी तो कई सारे बिंदुओं पर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। आकलन को लेके हमने सभी क्षेत्रों में बात करी कि आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, आकलन के क्षेत्र क्या है, मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, क्या प्रक्रियाएं हम शाला में उपयोग में लाते हैं, रचनात्मक आकलन क्या है। मैडम ने बताया कि यदि जो अनियमित बच्चे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए हमको उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। सर ने बताया कि एक हमें टेक्निक उपयोग करनी होगी कि यदि कल क्लास पे जाना है तो हमें एक दिन पहले उसकी तैयारी करनी होगी, तभी हम हमारे बच्चे को अच्छे से शिक्षण कर पाएंगे और फिर व्यवस्थित आकलन कर पाएंगे। तो आकलन को बहुत विस्तृत रूप से हमने चर्चा करी। अब मैं शीतल चौरे मैम को आमंत्रित करूंगी कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। एक सेकंड मैम बस। जी धन्यवाद मैम। मुझे बहुत ही मेरे लिए सच में ये हर्ष का विषय था आज आप सभी के साथ जुड़ना। और आकलन विषय के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे पास कई सारे बिंदु सामने रहते हैं उसके बारे में सोचने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार राज्य में आकलन पे चर्चा हुई, उसी प्रकार आपने ज़िले में भी उस चर्चा को बहुत विस्तृत भी रखा। और हमने ये भी देखा कि कहीं भी हम विषय से नहीं भटके। विषय पे रहकर हमने उसके ही अंदर उसके बहुत सारे सब पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार ही आज आप लोगों के साथ जुड़ी थी। कुछ मुझे बिंदु बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जब हम बड़वानी ज़िले की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ भाषा बच्चों की भाषा बहुत मतलब अलग-अलग है। जैसे अगर हम कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं तो वो हिंदी भाषा में हो रहा है। हम बच्चों की भाषा देखते हैं तो कहीं बारेली भाषा है किसी क्षेत्र में, कहीं निमाड़ी भाषा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को रखा कि हम आकलन कहीं न कहीं बच्चे की भाषा में भी कर सकते हैं, कि अगर हम बच्चे से अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं और कहीं अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो क्या हम उसकी भाषा में वहाँ उस बात को रख सकते हैं? क्या मैं कोई कहानी उस भाषा में समझा सकती हूँ? तो ये मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों का पॉइंट लगा। और अभी सर ने कुछ देर पहले बात की थी कि क्या शिक्षक का आकलन भी ज़रूरी है? तो शिक्षक का आकलन किस प्रकार हो सकता है? कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई थी कि कहीं हम चिंतन के थ्रू भी आकलन कर सकते हैं। शिक्षक कैसे आकलन कर सकता है अपना? वो बच्चों के थ्रू कर सकता है, चिंतन के थ्रू कर सकता है। तो इस प्रकार कई सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं आपकी ओर से। और सबसे अच्छा था कि जब हम एक आदर्श संवाद की बात करते हैं, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार हमारा है कि 30 और 70 के अनुपात में हम जिस प्रकार से देखते हैं संवाद को, तो वो यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और मैं कुछ और भी चीज़ों की मैंने बहुत सारी चीज़ें आप इतने अच्छे मुझे पॉइंट्स लग रहे थे, मैंने बिल्कुल सबको लिखा है यहाँ पर। किस प्रकार, और ये बहुत अच्छा था कि हम शैक्षिक संवाद कर रहे हैं और हमने आज बात की कि कक्षा में जब हम आकलन की बात करते हैं तो संवाद कैसे महत्वपूर्ण है। वहाँ शिक्षक और बच्चे के बीच में संवाद, उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे को बिना पता चले हम आकलन कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा आप लोगों का पॉइंट लगा। और जब मैं सवालों की बात करती हूँ तो आपने कहीं ना कहीं कक्षा की हर छोटी छोटी चीज़ों को आकलन से जोड़ा है। तो उस प्रकार आप लोगों ने सारे सवाल बनाए, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम अगली बार भी मैं जुड़ूँ आप लोगों के साथ में, और हम इसी तरह जो भी हम नया विषय लेंगे उस पे कक्षा के हर एक बिंदु पे बात करें। जो शिक्षक महसूस करते हैं बच्चों के साथ में, उससे कहीं ना कहीं हम हमारे संवाद में ला करके टॉपिक से जोड़ें। वो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अगली बार भी मैं जुड़ूँ।
और बस मेरी एक थोड़ी-सी मुझे लगा था कि हमारे अगर और साथी जुड़ते आज के संवाद में, जैसे अगर हमारी अटेंडेंस और ज़्यादा होती, तो शायद ये इतना जो बहुत अच्छी जो एक चर्चा हुई है वो सब तक और जाती। वैसे तो मैंने अभी आपका मैसेज भी पढ़ा कि आप इसको यूट्यूब लाइव मतलब यूट्यूब पर अपलोड करके फिर सबके साथ साझा करेंगे। मगर एक लाइव जो उसी समय सुनना का अलग एक अनुभव होता है। तो मैं मैम से भंवर मैम से चाहूँगी कि वो भी अपनी बात रखें और डाइट के और भी जो फैकल्टीज़ हैं वो अपनी बात रखें। थैंक यू शीतल। आपके भी वैल्यूएबल सजेशंस है, वो हम अगले शैक्षिक संवाद में उसको ध्यान रखेंगे कि अधिक से अधिक लोग हमारे जुड़ पाएँ, तो एक लाइवली जो टॉक होता है तो वो भी एक सार्थक परिणाम हमें देता है। और हमारी ये टीम ने काफ़ी मेहनत की है और बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट करने का प्रयास किया है और वो अपने प्रयास में सफल भी हुए हैं। तो हमारी पूरी टीम, हमारे तकनीकी सहायक सबके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आभार व्यक्त करती हूँ और ये उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जो हम शैक्षिक संवाद करेंगे उसमें भी हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। रघुवीर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये रघुवीर सर हमारे शैक्षिक संवाद के टीम के सदस्य भी हैं शीतल, और हमारे डाइट को हमेशा तकनीकी सपोर्ट उन्हीं के द्वारा मिलता है। तो मैं अब उन्हें अपनी बात कहने का मौका देती हूँ। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी हमारे जिले के आदरणीय बीआरसी महोदय, सीएससी महोदय एवं शिक्षक साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं और केआरपीज भी, और आदरणीय भंवर मैडम की अध्यक्षता में और समस्त हमारे साथी जो प्रतिभागी एवं सहजकर्ता सुश्री नेहा दुबे मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शैक्षिक संवाद हमारे ज़िले के लिए आयोजित करवाया। और तकनीकी सहयोग तो हम हमेशा करते ही हैं, किंतु जो शिक्षक साथी हमारे नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा जो ये शैक्षिक संवाद है ये 2 पार्ट में हम आपके लिए साझा करेंगे, जिसको आप सुन सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगामी जो भी शैक्षिक संवाद होगा, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी से और शीतल मैम से बात हुई कि वो फिजिकली हमारे बीच में उपस्थित होंगे अगले शैक्षिक संवाद में, तो हम उसको लाइव यहीं से करेंगे। यूट्यूब लाइव सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे डाइट के बढ़ते हैं उसको हम लाइव कर सकते हैं। अभी हम केवल इसको स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, और जो शिक्षक साथी नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए हम ये शैक्षिक संवाद यूट्यूब पे भेजेंगे। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी सर, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं देवेंद्र जी के साथ में अगली बार बड़वानी आऊँ और आप सभी के साथ में ये संवाद वहीं रहकर अटेंड करूँ। हमारे पार्टिसिपेंट्स में से नेहा दुबे मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। जैसा कि आदरणीय मैम ने बताया कि आकलन के बारे में हमारी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। चौरे मैम ने भी मार्गदर्शन किया, आदरणीय भंवर मैम ने भी काफ़ी मार्गदर्शन हमें इस संबंध में दिया, और तभी एक सार्थक कार्यक्रम हम आयोजित कर पाए, शैक्षिक संवाद दे पाए। तो आप सभी को धन्यवाद। साथ ही जो हमारे सभी शिक्षक आदरणीय गुरुजन जुड़े थे उनको भी धन्यवाद। हमारे सभी केआरपी साथी, सोलंकी सर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम दूंगी। गुरु ज्ञान का भंडार है, लेकर विद्या का अंबार है, आकलन ही संचार है, विद्यार्थी करता साकार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के शैक्षिक संवाद को यहाँ पर अपनी तरफ से अपनी भाषा को विराम देती हूँ। मैं मैम की तरफ। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, हमारा आज का शैक्षिक संवाद अपन यहाँ समाप्त करते हैं, और जितने भी हमारे शिक्षक साथी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, पुनः सभी का एक बार आभार।
और अगले शैक्षिक संवाद में फिर से अपन मिल रहे हैं और आज का हमारा ये है